इस मूवी को शुरू करने से पहले हमें द लायन किंग का कुछ थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब सिम्बा द ब्राइट लैंड का राजा बन चुका है। सभी जानवर उसे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें सिम्बा की बीवी को दिखाया जाता है, जो कि रास्ता भटक गई थी। उसे घर का रास्ता नहीं पता था, वो बस सिम्बा का इंतजार कर रही थी। उसे इस बात की उम्मीद थी कि सिम्बा उसे जरूर ढूंढ लेगा। यहाँ दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा की एक बेटी हुई है जिसका नाम है क्यारा। यहाँ सिम्बा अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम डेमोन और बोम्बा चाचा के साथ में रहना। जाने से पहले सिम्बा इन दोनों से कहता है कि क्यारा का ख्याल रखना, मैं उसकी माँ को ढूंढ करके जल्द ही उसे वापस लेकर के आऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो सिम्बा था वो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और फिर इधर जो डेमोन और बोम्बा थे वो क्यारा को शैतान कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। वो कहानी थी स्कार और सिम्बा के बारे में कि कैसे सिम्बा ने स्कार को हराया। उसी वक्त दोस्तों यहाँ पर रफीकी यानी कि क्यारा के दादाजी आ जाते हैं, जो कि क्यारा से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम था मुफासा। वैसे तो वो आवारा था, लेकिन एक दिन वो सबका मसीहा बन गया। अब दोस्तों रफीकी कहानी सुनाने वाला है, और इस तरीके से अब मुफासा की कहानी शुरू होने वाली है, जहाँ में दिखाया जाता है कि लगभग कई सालों से बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया था। सभी जानवर प्यास से तिलमिला रहे थे। यहाँ हमें मुफासा और उसके माता पिता को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि उस रोशनी के पास क्या है। उसकी माँ कहती है कि उस जगह का नाम है मिलेले, और हम एक दिन उस जगह पर जरूर जाएंगे। उसी वक्त दोस्तों चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, क्योंकि आज बादल बरसने के मूड में थे। जब बारिश हुई तो धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगा, और ये देख करके जानवर भी काफी खुश हो गए। लेकिन दोस्तों नदियों का जो पानी था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाढ़ आने की वजह से जो जानवर थे वो भागने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मुफासा था वो गलती से छोटे से तालाब में जाकर के गिर जाता है। पानी के बहाव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसको बचाने के लिए उसके पिता तालाब में जंप कर देते हैं। काफी मुश्किलों से वो मुफासा को अपने मुंह में पकड़ते हैं और किनारे पर फेंक देते हैं, जिसके बाद मुफासा जा करके बांध पर अटक जाता है। उसकी माँ उसे कह रही थी कि बेटा धीरे धीरे पाँव को आगे बढ़ाओ, तुम इसे पार कर सकते हो। लेकिन उसी वक्त एक हाथी बेचारा बहते हुए आता है और इस बांध को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो मुफासा था वो भी पानी के साथ में बहने लगता है। अब इस तरीके से दोस्तों जो मुफासा था वो पानी में बहते हुए काफी दूर आ जाता है। वो अपने माता पिता दोनों से काफी दूर आ गया था। पानी का बहाव मुफासा को ला करके एक छोटे से तालाब में छोड़ देता है। उसी वक्त हम यहाँ पर एक शेर के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था टाका, जो कि मुफासा को देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। टाका बताता है कि तुम्हारे पीछे मगरमच्छ आ रहे हैं, वहाँ से भागो। मुफासा भागते हुए किनारे पर आता है और टाका उसे पकड़ लेता है। मगरमच्छ जैसे ही इनके करीब आकर के इन्हें खाने वाले थे, उसी समय यहाँ पर टाका की माँ आ जाती है, जिनका नाम था ऐसा, और वो इन दोनों बच्चों को बचा लेती हैं। टाका अपनी माँ से कहता है कि मैं मुफासा को अपने साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें नियम अच्छे से पता है, हम आवारा को नहीं रख सकते हैं। जिसके बाद मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, बस मैं अपने परिवार से अलग हो गया हूँ। नदी का बहाव मुझे यहाँ तक लेकर के आया और मुझे मेरे मम्मी पापा से अलग कर दिया। उसका दुख सुनने के बाद ऐसा उसे लेकर के अपने साथ आती है। यहाँ हम ऐसा के पति ओबासी यानी कि यहाँ के महाराज को देखते हैं, जिनका साफ साफ कहना था कि हमारे ग्रुप का नियम है, हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ लेंगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं आपको भी हरा सकता हूँ। यह सुन करके ओबासी कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे बेटे टाका के साथ एक रेस लगानी होगी। अगर तुम इस रेस को जीते तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, और अगर हारे तो तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मुफासा को ये शर्त मंजूर थी, इसलिए वो टाका के साथ रेस लगाता है। दोनों के बीच में रेस शुरू होती है, और यहाँ में दिखाया जाता है कि टाका हर समय आगे था। वो मुफासा से काफी तेज दौड़ रहा था। वैसे मुफासा एक बार पानी में गिर जाता है, लेकिन टाका आकर के उसे बचाता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो टाका चाहता तो ये रेस आराम से जीत जाता, लेकिन वो मुफासा से कहता है कि मुझे शुरू से ही एक भाई की जरूरत थी।
इतना कहने के बाद जो टाका था वो अपनी रफ्तार धीरे कर लेता है और जानबूझ करके ये रेस हार जाता है। इस बात से ओबासी को काफी बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी टाका काफी खुश था क्योंकि अब उसे एक नया भाई मिल गया था। मुफासा के आने से पहले वैसे तो वो अकेला ही रहता था, लेकिन अब मुफासा के आ जाने के बाद वो हर वक्त उसके साथ में रहता है, उसके साथ ही खेलता है और इस तरीके से दोस्तों दोनों खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। वैसे तो इन दोनों के साथ में रहते काफी साल बीत चुके थे और दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी, एक भाई के जैसा। लेकिन आज तक ओबासी मुफासा को आवारा ही समझता रहा, वो उसे नहीं अपनाया। हालांकि एक दिन ओबासी अपने बेटे टाका से कहता है कि जिसे तुम अपना भाई मानते हो ना, वो तुमसे एक दिन सब कुछ छीन लेगा, यहाँ के नवाब नहीं बल्कि वो नवाब बन जाएगा। लेकिन इस बात को टाका ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो मुफासा था वो ऐसा के साथ में शिकार करने के लिए आया था। इस वक्त मुफासा काफी अच्छा शिकारी बन चुका है। जब ये दोनों शिकार करने के लिए आए थे तो यहाँ जो टाका था ना, वो चुपके से इन दोनों को देख रहा था। वैसे तो ये दोनों शिकार करने में बिजी थे और इन्हें नहीं पता था कि इनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत है। दूसरी तरफ हम दो व्हाइट कलर के शेर को देखते हैं, वो भी यहाँ हिरन का शिकार करने के लिए आए थे। उसी वक्त जो ऐसा थी वो अपने बेटे टाका को देख लेती है। उसी वक्त टाका सामने से उन दोनों सफेद शेरों को देखता है, जिन्हें देख वो शांति से बैठ जाता है। अब ये सफेद कलर के जो शेर थे वो हिरन का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन सामने ऐसा आ जाती है और वो शेर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मुफासा भी हार नहीं मानता है, वो इन शेरों से आकर के लड़ने लगता है। लेकिन तभी ऐसा देखती है कि जो टाका था वो डर करके यहाँ से भाग जाता है। जो मुफासा था वो इन दोनों शेरों पर हमला करता है, जिनमें से वो एक शेर को खत्म कर देता है। एक शेर खत्म हो जाने के बाद जो दूसरा शेर था ना, वो कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मुफासा ऐसा को लेकर के ओबासी के पास आता है, जहाँ पर ऐसा ओबासी को बताती है कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती। वो शेर भूत के जैसे थे और काफी ताकतवर थे। यहाँ पर जो ओबासी था वो मुफासा से कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई है। तभी मुफासा कहता है कि मैं हवाओं की दिशा से महसूस कर पा रहा हूँ कि वो शेर अपनी टोली लेकर के हमारे इधर ही आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप किसी खबरी को भेज करके पता लगा लीजिए। इसके बाद ओबासी अपने एक खबरी को भेजता है ये पता लगाने के लिए कि वो शेर कहाँ तक पहुँचे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सफेद शेरों के पूरी टोली को दिखाया जाता है। इनका जो राजा है उसका नाम है क्यूरोस और मुफासा ने जिस शेर को मारा वो क्यूरोस का बेटा था। अब जो शेर वहाँ से भाग आया था ना, वो क्यूरोस को बताता है कि जो आपके बेटे को मारा वो शायद वहाँ का नवाब का बेटा है। इस शेर के खुशबू से क्यूरोस को मालूम चल जाता है कि इसने उसके बेटे को मरने के लिए छोड़ आया, इसलिए उसके लोग उसे जान से मार देते हैं। उसी वक्त दोस्तों हम उस शेर को देखते हैं जिसे ओबासी ने खबरी बना करके भेजा था। वो जब इनकी पूरी टोली को देखता है तो ये खबर लेकर के फौरन अपने महाराज के पास जाता है और बताता है कि वे शेर काफी ताकतवर हैं, हमारे दो शेर उनके एक शेर के बराबर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओबासी अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम्हें नवाब बनना है तो तुम्हें इस जगह को छोड़ करके अभी के लिए जाना होगा। सुबह में हम देखते हैं कि जो ऐसा थी वो टाका और मुफासा से कहती है कि तुम्हें उस रोशनी के पास जाना है जिसका नाम है मिलेले और तुम दोनों को वहाँ पर एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। उस दिन टाका डर की वजह से इन दोनों को छोड़ करके चला आया था, इसीलिए वो बहुत शर्मिंदा था। यहाँ उसकी माँ टाका से कहती है कि तुम्हें भी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये जगह छोड़ करके जाना होगा वरना वो तुम्हें मार देंगे। टाका और मुफासा के चले जाने के कुछ समय के बाद क्यूरोस अपने सभी शेरों को लेकर के यहाँ करके पहुँच जाता है। क्यूरोस कहता है कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक पूरा मेरा राज होगा। जिसके बाद ओबासी कहता है कि हमें तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। क्यूरोस कहता है कि मुझे वो चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा, वो कहाँ पर है। इसके बाद ओबासी कहता है कि मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। इन सफेद शेरों ने सभी शेरों को चारों तरफ से घेर लिया था और इनसे लड़ाई करना नामुमकिन था और अगर लड़ाई करते भी तो ये फिक्स था कि ये लोग हार जाते। क्यूरोस अपने लोगों से कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा, मुझे बदला लेना है। इधर दोस्तों जो टाका और मुफासा थे ना, वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। सफेद शेरों ने महसूस कर लिया था कि वे लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, वे आस पास ही हैं। इसलिए वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और अब मुफासा को भी मालूम चल गया था कि वो शेर यहाँ पर आ चुके हैं। मुफासा टाका से कहता है कि हमें लड़ना होगा क्योंकि अगर हम भागे तो डूब करके मर जाएंगे, लेकिन टाका कहता है कि हमें भागना होगा, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। उसी वक्त यहाँ पर क्यूरोस आ जाता है और वो इनसे पूछता है कि तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा। मुफासा कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा, टाका निर्दोष है, उसे जाने दो।
लेकिन इन शेरनियों को मालूम चल जाता है कि मुफासा आवारा है और टाका के रगों में नवाब का खून बह रहा है, इसलिए ये लोग मुफासा को छोड़ करके टाका के पीछे भागते हैं। टाका और मुफासा भागते हुए आखिरी छोर पर आ जाते हैं और यहाँ से अब बच करके जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसी वक्त जो टाका था वो मुफासा को ले करके नीचे छलांग लगा देता है। ये लोग पानी में डूबते नहीं है बल्कि झरने के जरिए बहते हुए काफी दूर आ जाते हैं। इधर क्यूरोस अपने शेरनियों से कहता है कि जाओ और उसे नदी के किनारे ढूंढो। अब रात हो चुकी थी और टाका मुफासा ये दोनों खाने की तलाश कर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर इन्हें किसी की खुशबू आती है और वो इनके बिरादरी का ही खुशबू था। दरअसल वो एक शेरनी थी जो कि झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। उसका नाम था शराबी, जो इन्हें बताती है कि उन सफेद शेरों का खौफ चारों तरफ हो चुका है। उन्होंने मेरे लोगों को भी मुझसे अलग कर दिया। उसी वक्त यहाँ पर साजू आता है जो कि शराबी के साथ में था। वो शराबी के साथ में रह करके जासूसी का काम करता है। यहाँ मुफासा कहता है कि मैं और टाका मिलेले जा रहे हैं। शराबी को भी वही जाना था, इसलिए वो भी इनके साथ शामिल हो जाती है। इन सभी को भूख लगी थी, इसलिए शिकार की खुशबू सूंघ करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहीं से थोड़ी ही दूर पर हमें एक पेड़ पर ढेर सारे वानरों को दिखाया जाता है। इन वानरों के बीच में हम रफीकी को देखते हैं। मतलब कि दोस्तों अब कहानी में उसकी एंट्री हो चुकी है। समस्या ये थी कि यहाँ पर जितने भी वानर थे वो रफीकी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसके ही लोग उसे अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं। इस तरीके से रफीकी की मुलाकात इन शेरों से होती है। वैसे तो ये सभी शेर रफीकी को सूंघते हुए उसका शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन जब रफीकी इन लोगों को बताता है कि तुम जहाँ जा रहे हो ना वहाँ से मैं 2-4 बार घूम करके आ गया हूँ, यह सुन करके सभी शेर अपने इरादे को बदल देते हैं। मतलब कि ये लोग रफीकी को नहीं खाते हैं। मुफासा पूछता है कि क्या तुम्हें मिलेले का रास्ता पता है, जिसके बाद रफीकी कहता है कि मेरा भाई अभी भी वहीं पर है, मैं उससे मिलने के लिए तो जा रहा था, मुझे रास्ता अच्छे से पता है, मैं तुम लोगों को वहाँ तक ले जा सकता हूँ। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रफीकी अपने भाई के बारे में जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, उसका कोई भाई नहीं है। लेकिन हाँ उसे मिलेले जाने का रास्ता सच में पता है। अब अगले दिन सुबह में जो शराबी थी वो हवे को महसूस करती है, जिसके बाद उसे मालूम चलता है कि सफेद शेर अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो सभी लोगों को यहाँ से चलने के लिए कहती है। अब सभी लोग आगे थे और इस दौरान जो टाका था वो मुफासा से कहता है कि मुझे शराबी बहुत अच्छी लगने लगी है, उसके जैसा मुझे और कोई नहीं मिलेगा। उसके सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे ये बताओ कि बात कैसे आगे बढ़ेगी, मैं उसके पास जा करके कैसे बात करूँ। जिसके बाद मुफासा कहता है कि जब वो पास से गुजर रही थी तो उसके शरीर में से फूलों की खुशबू आ रही थी, जिसका मतलब है कि वो जहाँ पर रहती है वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल है। यह सुनने के बाद टाका फौरन शराबी के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। जब वो शराबी से कहता है कि तुम्हारे शरीर से फूलों की खुशबू काफी अच्छी आ रही है, तो यह सुन शराबी काफी आश्चर्य हो जाती है। वैसे मुफासा ने एक फूल का नाम भी लिया था, उस फूल का नाम सुनने की वजह से ही शराबी आश्चर्य होती है। खैर अब थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों को ढेर सारे हाथियों का झुंड दिखाई देता है। उसी वक्त मुफासा देखता है कि सफेद शेर इनके बहुत करीब आ गए हैं। आश्चर्य की बात ये थी कि जिस इलाके को इन लोगों ने नीचे से पार किया उसे सफेद शेर छलांग लगा करके मिनटों में पार कर लेते हैं। अब वे शेर इनके बहुत करीब आ गए थे और उनसे बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ जरूर करना होगा। शराबी भागते हुए पेड़ के ऊपर जाती है और वहाँ पर जो छत्ता लगा हुआ था ना उसे वो नीचे गिरा देती है। छत्ता जैसे ही नीचे आकर के गिरा तो उसकी वजह से जो हाथी थे ना वो तिलमिलाने लगते हैं। हाथियों का झुंड भागना शुरू करता है और इसी वजह से जो सफेद शेर थे ना वो डायरेक्ट हमला नहीं कर पाते हैं। इस बीच जो शराबी थी वो पेड़ की टहनी से लटकी हुई थी, लेकिन टहनी टूटने की वजह से वो नीचे हाथियों के झुंड में गिर जाती है। मुफासा भागते हुए शराबी के पास जाता है, उसे वो साइड में करता है और उसकी जान बचाता है। हाथियों के झुंड का काफिला काफी जोरदार था और इसी काफिले की वजह से पहाड़ों का जो मीनार बना हुआ था वो गलती से टूट जाता है, जिसकी वजह से अब सफेद शेर एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाते हैं। हाथियों के चले जाने के बाद रफीकी फौरन भाग करके शराबी के पास जाता है और कुछ उसका इलाज करता है, जिसकी वजह से शराबी होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है तो वो पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई। तो यहाँ जो मुफासा था वो खुद कहता है कि वो टाका था, टाका ने तुम्हारी जान बचाई। यह सुन टाका भी मुफासा को हैरानी से देखने लगता है। शराबी बाहर आती है और वो टाका को दिल से शुक्रिया कहती है, लेकिन जब रफीकी ये सब सुनता है तो उसे मुफासा के ऊपर नाज हो रहा था, क्योंकि रफीकी सब जानता था। अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा और दूर चलने के बाद ये लोग रोशनी के बहुत करीब आ जाते हैं। अब बस इस बर्फीले पहाड़ी को पार करने के बाद ये लोग मिलेले पहुँच जाने वाले थे। जब ये लोग बर्फ को पार कर रहे थे तो समस्या की बात ये थी कि इनका जो पैरों का निशान था ना वो
यहाँ छूट जा रहा था। इसलिए मुफासा साजू से रिक्वेस्ट करता है कि वो जा करके पैरों के निशान को मिटा दे। साजू जा करके बर्फ को गिराती है, जिसकी वजह से पैरों का जो निशान था वो मिट जाता है। जब सफेद शेर यहाँ पर आकर के पहुँचे तब उन्हें पैरों का निशान नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो बौखला जाते हैं। लेकिन अब ये लोग सेफ थे, क्योंकि पैरों का निशान न मिलने की वजह से जो सफेद शेर थे वो इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब इन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बीच दोस्तों मुफासा कुछ ऐसी बातें करता है और कुछ हरकतें करता है, जिसकी वजह से शराबी को मालूम चल जाता है कि उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि उसने बचाई है। शराबी को यह भी मालूम चल जाता है कि उसके शरीर पर से जिस फूल की स्मेल आ रही थी उस फूल का नाम मुफासा ने ही टाका को बताया। हालांकि मुफासा अभी भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा समय तक वो अनजान नहीं बन पाता है। जो शराबी थी वो सच्चाई उगलवा लेती है। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो टाका था वो दूर खड़े होकर के इन दोनों को देख रहा था। इधर जो शराबी थी अब मुफासा को पसंद करने लगी थी। मतलब कि एक प्रकार से इन दोनों के बीच में चक्कर शुरू हो जाता है और ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। टाका दूर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था और इस बार ना वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर टाका अपने पिता की कही हुई बातों को याद करने लगता है कि एक दिन मुफासा तुमसे सब कुछ छीन लेगा। टाका को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो शराबी से प्यार कर बैठा था। क्रोध में आकर के टाका अपनी भड़ास मिटाने के लिए वो क्यूरोस के पास जाता है, जहाँ टाका कहता है कि ये सच है कि मैं नवाब का बेटा हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को मुफासा ने ही मारा है। अगर तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना बदला लेना है, अपने माता पिता का बदला लेना है। उस मुफासा ने ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुफासा इस वक्त कहाँ पर है तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। हम मिलेले बस कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे पैरों के निशान का पीछा करते हुए मिलेले तक पहुँच सकते हो। अब दोस्तों जो टाका था वो अपना जाल बिछा चुका था, लेकिन इसके बारे में मुफासा को नहीं पता था। वापस आने के बाद वो बस इतना कहता है कि मैं शिकार करने के लिए गया था, लेकिन मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। रफीकी के कहने पर ये लोग आगे बढ़ते हैं और बस थोड़े से पहाड़ को पार करने के बाद ये लोग मिलेले आकर के पहुँच जाते हैं। इस पूरे जगह को पहली बार देख करके मुफासा बहुत खुश हो जाता है। वो यहाँ पर अपने माता पिता के साथ में आना चाहता था। यहाँ बहुत सारे जानवर थे जो अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे, लेकिन उसी वक्त दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है क्यूरोस की, जिसको देख सभी जानवर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इन सभी जानवरों को उनके घरों में से क्यूरोस ने खदेड़ा था। वैसे मुफासा इस समय इस बात से अनजान था कि आखिर क्यूरोस यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसी वक्त टाका सामने आता है, जिससे मुफासा को मालूम चलता है कि इसके पीछे टाका का हाथ था। अब क्यूरोस अपने बेटे का बदला लेने के लिए मुफासा के ऊपर हमला करता है। मुफासा उसे लेकर के अपने पीछे जाता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। अब नीचे गिरने की वजह से मुफासा को थोड़ा वक्त मिल जाता है। वो जा करके सभी जानवरों से कहता है कि अगर तुम सभी मेरा साथ आज नहीं दोगे तो कल को ये तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। ये कभी मत सोचना कि ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बख्श देंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो, तुम साथ दे करके इन्हें खदेड़ सकते हो। यह सुन करके सभी जानवर मुफासा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी जानवर मिल करके इन सफेद शेरों के ऊपर हमला करते हैं। इधर जो शेरनियाँ थी वो मुफासा के पास करके उसके ऊपर हमला करती हैं, जिसकी वजह से मुफासा नीचे गिर करके थोड़ा जख्मी हो जाता है। क्यूरोस अकेले ही मुफासा का शिकार करना चाहता था, इसलिए वो जा करके उसके ऊपर हमला करता है। अब ये जाहिर सी बात थी कि मुफासा उसका मुकाबला करने के लायक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्यूरोस बहुत ताकतवर था। वो लगातार मुफासा के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। इन दोनों की लड़ाई को टाका काफी समय से देख रहा था। वो मुफासा के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो सामने चला जाता है, जिससे टाका जख्मी हो जाता है और कहता है कि उसे मत मारो, उसे जाने दो। लेकिन क्यूरोस रुकने वाला नहीं था, उसे बदला लेना था। इसी वजह से अब टाका और मुफासा ये दोनों साथ मिल करके उससे लड़ने लगते हैं। इसी बीच रफीकी देखता है कि अचानक से जमीन कांप रही है, पूरी जमीन टूट करके नीचे धंसने लगता है। इस बीच दोस्तों एक बड़ा सा पत्थर आकर के नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है। अब जमीन टूटने की वजह से क्यूरोस और मुफासा
जा करके समुंदर में गिर जाते हैं। उसी वक्त दोस्तों मुफासा देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। उसी वक्त मौका देख करके मुफासा क्यूरोस को धक्का देता है, जिसकी वजह से क्यूरोस उस पत्थर के नीचे आ जाता है और वो समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। इसके बाद मुफासा ऊपर आता है और टाका उसे खींच करके पानी से बाहर निकालता है। क्यूरोस के खत्म हो जाने के बाद उसके बचे हुए जो शेर शेरनियां थे वो इस जगह को छोड़ करके भाग जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी जानवर थे वो मुफासा को मिलेले का राजा बना देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुफासा अपनी खोई हुई माँ से मिलता है। मुफासा के नाम से उन्हें मालूम चलता है कि ये उनका बेटा है। यहाँ मुफासा को ये भी मालूम चलता है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो यह जान करके वो थोड़ा निराश हो जाता है। अब कुछ समय के बाद जो टाका था वो मुफासा के पास आता है और उससे सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। वैसे सभी जानवरों का कहना था कि इसने दुश्मन का साथ दिया, इसे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मुफासा कहता है कि जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तब तक मेरा भाई सिर्फ यहीं पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुफासा टाका से ये भी कहता है कि आज के बाद मेरा नाम भी मत लेना। यह सुनकर के टाका कहता है कि ठीक है, आज से मैं आपके लिए स्कार बन गया। अब इसके बाद जो मुफासा था वो यहाँ का राजा बन जाता है, लेकिन वही जो टाका था वो अपने आप को हमेशा के लिए पहाड़ियों के पीछे गुमनाम कर देता है। तो दोस्तों अब इस तरीके से रफीकी पूरा कहानी क्यारा को सुना देता है। कहानी खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि सिम्बा वापस लौट आया है और वो साथ में क्यारा की माँ को भी ढूंढ करके लाया था। यहाँ क्यारा को मालूम चलता है कि उसका एक भाई भी है। यहाँ पर क्यारा अपने भाई से कहती है कि आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी है।